एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम और मैं रहती हूँ बहरीन में। मैं आपको अभी सुबह सुबह का ये नज़ारा इसीलिए दिखा रही हूँ कि हमारी बालकनी अब एनी टाइम पत्तों से और सैंड से भरी हुई रहती है। इतनी तेज़ हवा चल रही है कुछ दिनों से कि उसे मैनेज करना और ये बार बार क्लीन करना मेरे बस की तो बात नहीं है। तो बस हम इसी को एंजॉय कर रहे हैं एंड हवा चलने की वजह से ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है यहाँ पर। मैं रोज़ मॉर्निंग में एक बार बाहर की क्लीनिंग कर लेती हूँ एंड उसके बाद ये 5 से 10 मिनट की ही मेरे लिए खुशी होती है, क्योंकि 5 से 10 मिनट बाद ये वापस से गंदा हो जाता है। तो जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट किया जिसमें मैंने प्लांट को बाहर रखा है, वो मैंने क्लीनिंग के बाद की क्लिप ली थी। मैं रोज़ अपने इंडोर प्लांट्स को थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूँ जब तक कि धूप ना आ जाए। जैसे ही धूप आती है तब मैं प्लांट्स को अंदर रख लेती हूँ। इससे उनको थोड़ी देर फ्रेश हवा मिल जाती है, बिकॉज़ हम एक क्लोज एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे अब विंटर की वजह से सारे दिन एसी भी नहीं चलती है। तो एवरी मॉर्निंग मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर रख देती हूँ। आज है फ्राइडे का दिन एंड हमें कुछ बहुत अच्छा खाने का दिल कर रहा है, तो मैं बनाने जा रही हूँ कोलकाता का एक बहुत ही फेमस स्नैक, बटाटा ब्रेड चाट, जिसे मैंने कभी नहीं खाया है कोलकाता में, बट मेरी मदर इन लॉ बहुत बनाती है तो मैंने उनके हाथ का खाया हुआ है। तो बस वही मैं मॉर्निंग में बनाने वाली हूँ। तो इसी के लिए मैं सारी प्रेप कर रही थी, जिसके लिए मैंने आलू, टमाटर, प्याज को छोटे छोटे काट लिए हैं एंड साथ में एक हरी मिर्च भी काटी है एंड मैंने मूंगफली को भी रोस्ट कर लिया है और उसे काट लिया है। मुझे मूंगफली को चॉप करके खाना ज़्यादा पसंद है रैदर दैन कि मैं उसे क्रश करूँ मोटर में, बिकॉज़ क्रश करने से ना उसके चंक्स नहीं आते हैं खाते वक्त, और मुझे ना उसके चंक्स आना ज़्यादा पसंद है। अपनी अपनी प्रेफरेंस है, आपको जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हो। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हमें प्लेन ब्रेड्स लेने हैं। मैंने यहाँ पर मिल्क ब्रेड लिया है एंड उसकी साइड्स को कट कर लेना है। आप चाहो तो कट कर सकते हो या फिर नहीं भी कट कर सकते हो, टेस्ट में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। नेक्स्ट मैंने ब्रेड को 2 हिस्सों में बीच से काटा है एंड फिर उसे टर्न करके वापस 2 हिस्सों में काटा है एंड इससे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस निकाल लिए हैं, वो भी स्क्वायर में निकाले हैं। इस तरह से क्या होता है ना, जब आप उसे खाते हो ना तो बहुत ईजी होता है खाने में, क्योंकि ये बहुत बाइट साइज बन गए हैं एंड इसे स्पून से आप इजीली उठा के खा सकते हो। मैंने जो भी सब्जियां चॉप की थी उसे हम एक बोल में डाल लेंगे और उसमें हम धनिया पत्ता को भी चॉप करके मिला लेंगे। फिर हम उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे एंड भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करेंगे एंड इसे अच्छे से मिक्स करके लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे मीठी वाली चटनी जो बनती है ना खजूर एंड गुड़ से, वो वाली मैं हमेशा बना के स्टोर करके रखती हूँ। एंड इस चटनी का ना कोई मेजरमेंट नहीं है, आप इसे डालना फिर मिलाना एंड टेस्ट करना। अगर लगे कि नहीं कम है तो और ऐड कर लेना, और अगर लगे ज़्यादा है तो खा लेना, क्योंकि ये चटनी ज़्यादा होने से कुछ नुकसान नहीं होगा, अच्छी ही लगेगी। नेक्स्ट एक प्लेट में जो हमने ब्रेड कट किए थे उसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। अब अपने हिसाब से कर लेना और इसे ना बिल्कुल ना सटा सटा के रखना, ताकि जब हम इस पे ऊपर मसाला फैलाए ना तो वो ब्रेड के ऊपर ही रहे, नीचे ना जाए। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, जो इस ब्रेड बटाटा चाट की जान है, वो है मीठी चटनी को ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना। हम अच्छे से पूरा जितना हो सकता है, जितना आपको पसंद है उतना मीठी चटनी स्प्रेड कर लेंगे एंड इसे अच्छे से चम्मच से फैला लेंगे। उसके बाद जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था ना, वो इसके ऊपर डाल देंगे। आप अच्छे से दिल खोल के वो मसाला इसके ऊपर डालिएगा एंड मसाला डालने के बाद जो हमने मूंगफली को चॉप किया था या फिर क्रश करते हो अगर आप, तो वो हम ऊपर से डाल देंगे। उसके बाद फाइनल टच में हम ऊपर से भुजिया डालेंगे, सेव डालेंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हो। बस ब्रेड बटाटा चाट रेडी है और हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है। अगर आप ये रेसिपी बना रहे हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मैं चली अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करने एंड धूप भी काफ़ी अच्छी आ चुकी है, तो मैंने सारे प्लांट्स को अंदर रख दिया है एंड अच्छी सी धूप खाते हुए मैं अपना ब्रेकफास्ट भी एंजॉय कर रही हूँ एंड ये बहुत ही मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई करना। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं लग गई थी आज अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग था। वो कहते हैं ना, हमें इंसान की सिर्फ बाहरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, अंदर की खूबसूरती भी देखनी चाहिए। वैसे ही हमें घर को भी सिर्फ बाहर से साफ़ सुथरा एंड अच्छा नहीं दिखाना चाहिए, उसे अंदर से भी साफ़ सुथरा एंड ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। एंड मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे बिल्कुल भी अनऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद नहीं है।
तो जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तब से काफ़ी ज़्यादा हमारा इधर उधर, एंड कभी हम ट्रिप पे जाते हैं, कभी हम इंडिया जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जा रहे हैं, तो हम नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने इस कबर्ड को चूज़ किया है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने ख़रीदी है इसे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। जैसे कि उसमें ये सबसे पहले आता है, ये एक शेल्फ़ डिवाइडर है, जिसमें आप जैसे मेरे शेल्फ़ की हाइट थोड़ी अच्छी है, तो अगर मैं ये इसे बीच में लगा लेती हूँ तो मैं ऊपर और नीचे दोनों जगह कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने ये काफ़ी सारे परचेज़ किए हैं, एंड इसे खुद ही बना सकते हो आप, बहुत ईज़ी है बनाना। मैंने जैसे दिखाया है वीडियो में, वैसे ही इसे बनाना पड़ता है। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सबसे पहला रूल यही होता है कि उसमें रखे हुए सारे सामान को सबसे पहले आप बाहर निकाल लो। अदरवाइज़ आपको माइंड में क्लियर आइडिया नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या रखना है। तो सबसे पहले मैंने सारे सामान को एक-एक करके बाहर निकाल लिया। उसके बाद होता है नेक्स्ट काम, क्लीनिंग। तो अच्छे से उसे वाइप कर लो। मैं यहाँ पर विनेगर से इसे वाइप कर रही हूँ। आप कैसे भी कर सकते हो, आपके पास कॉलीन है तो उससे कर लो, या फिर सूखे कपड़े से भी कर लो। नेक्स्ट, मैं सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ यहाँ पर मेरा ग्रॉसरी वाला सेक्शन। हम जब ग्रॉसरी लाते हैं तो डब्बे में डालने के बाद थोड़ा बहुत बच ही जाता है, तो उसे मैं क्लिप लगा के इसमें रख देती हूँ। और कितनी बार ना कुछ ग्रॉसरीज बची हुई रहती है, बट पता नहीं चलता है। तो उसके लिए आज सबसे पहला एक टास्क है कि जितनी भी ग्रॉसरीज ख़त्म हो गई है उसे हम रिफ़िल करेंगे। एंड रिफ़िल करने के बाद मैं आपको यहाँ एक दिखा रही हूँ टेक्निक, कि मैं हर एक ना, मेरे पास सपोज़ ये बॉक्सेस 5 है, तो इन पाँचों में मैं अलग-अलग टाइप का सामान डाल रही हूँ। जैसे कि एक बॉक्स में मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, सूखी हुई लाल मिर्च, जितने भी मेरे सूखे मसाले हैं वो सब मैं डाल रही हूँ। एंड उसके बाद मैं उसमें लगा रही हूँ लेबल कि इसमें कौन-कौन से मसाले हैं। मैं जैसे नाम बोलती जा रही थी एंड विवेक लिखता जा रहा था। एंड ये स्टिकी नोट मैंने सारे जितने भी मेरे ये ऑर्गेनाइज़र थे उसमें मैंने लगा दिए। नेक्स्ट मैंने बनाया है सारे आटे का, मिलेट्स का, चावल का। ऐसे करके मैंने 4 ये जो बॉक्स थे फिल कर लिए हैं। और एक बॉक्स ना मैंने खाली रखा है। ये एक बॉक्स मैंने इसलिए खाली रखा है कि जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब ग्रॉसरी लेके आऊँ तो उसमें डाल दूँ। अदरवाइज़ मैं जब ग्रॉसरी लेके आती हूँ और उन सारे बॉक्सेस में ही डाल देती हूँ बिना स्टिकी नोट में लिखे, तो फिर से वही क्लटर हो जाएगा। तो यही रीज़न है एक बॉक्स खाली रखने का, जिससे जब भी आप ग्रॉसरी लेके आओ तो उसमें रख दो, और जब भी आपको टाइम मिले तो उन्हें उनके रिस्पेक्टेड बॉक्सेस में रख दो एंड स्टिकी नोट में लिख दो। और यहाँ मैं इतना गंदा सा मुँह इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक ऑर्गेनाइज़र फिट नहीं हुआ था, तो मैंने उसे पहले से ही बोल के रखा था विवेक को कि अगर कोई ऑर्गेनाइज़र फिट नहीं होता है तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। बट उसने बिल को फेंक दिया, अब हम रिटर्न नहीं कर सकते, इसलिए मैं उसे ऐसे लुक दे रही हूँ। तो मैंने ना ये सारे ऑर्गेनाइज़र लगा लिए हैं, एंड मैंने एक पतला वाला ऑर्गेनाइज़र भी लिया था। जैसे बड़ा वाला लिया है उसी का एक हाफ वाला भी आता है। इस तरह से मैंने सारे कबर्ड में वो ऑर्गेनाइज़र लगा लिए हैं। और यहाँ मैं आपको एक टेक्निक दिखा रही हूँ। ये जो मैट होते हैं ना, जो हम अपने कबर्ड में लगाते हैं जिससे स्लिप नहीं करते सामान, ये सारे ना मैंने अपने प्लेट्स के बीच-बीच में लगा दिए हैं। क्योंकि ना स्क्रैचेस आ जाते हैं, ये सारी काफ़ी एक्सपेंसिव क्रॉकरीज़ है। जब मैं इसे एक-एक कोई नीचे से एक क्रॉकरी निकालती हूँ ना, तो काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। सो बस उसी को देखकर मैंने ये बीच-बीच में लगा दिए हैं। एंड बस इसी तरह से मैं ये सारे सामान जहाँ पर जो फिट आ रहा था और जो मुझे रेगुलर यूज़ में चाहिए होता है, जैसे मुझे ये क्रॉकरीज़ जो प्लेट्स है, बोल्स है, ये सब मुझे ना रेगुलर यूज़ में चाहिए होता है वीडियो शूट करने के लिए, तो उन्हें मैं अपने रीच में रख रही थी। पहले ना ये सबसे ऊपर वाले शेल्फ़ में थी, तो मुझे निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए मैंने अब इसे नीचे वाले शेल्फ़ में शिफ्ट कर लिया है ताकि मैं ईज़िली निकाल सकूँ। एक शेल्फ़ मैंने पूरा अपने स्टील के बर्तनों के लिए डेडिकेट कर लिया है। एंड मैंने सबसे ऊपर वाले शेल्फ़ में ना वही चीज़ें रखी हैं जो मुझे रेगुलर यूज़ में नहीं यूज़ आती है। मुझे स्टोरेज के लिए भी बॉक्सेस चाहिए होते हैं, वो भी मैंने अपने रीच पे ही रखे हैं क्योंकि ये मुझे रेगुलर यूज़ में चाहिए होते हैं। प्लस इस पूरे कबर्ड में ना एक शेल्फ़ की जो हाइट है ना, वो थोड़ी-सी बड़ी है, क्योंकि मेरे घर में जितने भी कबर्ड है ना, एयर फ्रायर सिर्फ इसी शेल्फ़ में जाता है, एंड जितनी भी बड़ी वाली बॉटलें हैं ना, वो भी सिर्फ इसी शेल्फ़ में जाती है। पूरे 3 घंटे लगा के मैंने इस कबर्ड को ऑर्गेनाइज़ किया है। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैंने ठीक से इसे ऑर्गेनाइज़ किया है या नहीं। कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करने के बाद हम निकल पड़े थे विंटर फेस्टिवल के लिए।
अभी यहाँ बहरीन में क्रिसमस न्यू ईयर के काफ़ी अच्छे डेकोरेशन हो रखे हैं, तो बस हम उसी को एंजॉय करने के लिए निकल गए थे। जो लोग बहरीन में रहते हैं वो जानते हैं कि अलाली मॉल के पास काफ़ी अच्छा विंटर फेस्टिवल लगता है, तो बस हम वहीं गए थे। वहाँ पे काफ़ी सुंदर सा क्रिसमस ट्री इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, काफ़ी अच्छी वाइब थी वहाँ की। हम वेजिटेरियंस के लिए ना खाने पीने के लिए ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं, तो बस घूम फिर के वही अपना पिज़्ज़ा पास्ता रहता है। बट यहाँ पर हमें वो पोटैटो स्पाइरल भी मिला इस बार। हम लास्ट ईयर भी यहाँ गए थे, ये लास्ट ईयर हमने यहाँ पे डेज़र्ट ट्राई किया था, पर इस साल यहाँ पोटैटो स्पाइरल वाला ऑप्शन था। प्लस ये पिज़्ज़ा लास्ट ईयर भी हमने खाया था, ये काफ़ी अच्छा था, तो हमने इस साल भी लिया। उसके बाद हमने वहाँ पे कुछ पिक्स ली और फिर हम निकल पड़े। तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।